हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था जो आपका सिकंदर का आक्रमण हुआ था और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और सिकंदर के आक्रमण के साथ साथ हमने कुछ वो ईरानी आक्रमण भी पढ़ा था। और उसके साथ साथ जो और भी आक्रमण होंगे, जो आपके क्या बोलता हूँ मैं, जो प्राचीन भारत में आक्रमण होते हैं और विदेशी आक्रमण होते हैं, वो कुछ आगे की क्लास में मैंने एक शेड्यूल से डिजाइन किया है, तो मैं वहाँ पे उसको लेके आऊँगा। आप उसकी फिक्र ना करें कि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला हूँ, सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। आज हम इसमें जो पढ़ रहे हैं अपना जो मौर्य साम्राज्य का सेकेंड पार्ट है ये, और शायद ये लास्ट भी हो सकता है या फिर एक और पार्ट आ सकता है। मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा क्या है आपको। मौर्यकालीन आपकी प्रशासन व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, उनकी मुद्रा प्रणाली क्या थी, उनकी कला क्या थी, और उनके हम क्या देखेंगे, अभिलेख देखेंगे। अभिलेख अगर हम देखेंगे तो मुख्यतः आपके अशोक के अभिलेख को पढ़ेंगे। इसका अलग भी लेक्चर ले सकता हूँ या फिर इसी लेक्चर में इसको शामिल कर सकता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले प्रशासन व्यवस्था, मौर्यकालीन जो प्रशासन व्यवस्था थी वो क्या थी, आप लोग देख सकते हैं। भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी, पहली ऐसी व्यवस्था थी जो केंद्रीकृत थी। और केंद्र में क्या होता था, केंद्रीय प्रशासन में आपका राजा होता था, प्रांतीय प्रशासन होता था। ये आपके क्या होते थे, मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड बाई आपकी क्या थी, स्ट्रक्चर्ड बाई एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ प्राइमेडिकल, मतलब ऊपर एक केंद्र में एक राजा बैठा हुआ है, उसके नीचे मेरे प्रांत हैं, प्रांत में क्या है, कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक बैठे हुए हैं, फिर उसके नीचे मंडल है, वहाँ पे प्रादेशिक या प्रदेष्टा, ऐसे ऐसे आपके लोग होते थे सीरियल बाई। तो यहाँ पे प्रांतीय जो प्रशासन था वो आपका कुमार देखते थे या आर्यपुत्र, ये कौन होते थे, जो राजा का पुत्र होता था उसी को यहाँ पे बैठाया जाता था। मंडल प्रशासन आपका क्या होता था, इसमें प्रादेशिक या फिर प्रदेष्टा, कोई एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठता था, शासन करता था, उसको प्रादेशिक बोलते थे या फिर प्रदेष्टा बोलते थे। उसके नीचे विषय या आहार होता था, उसको विषयपति बोला जाता था या फिर आहारपति बोला जाता था। ये क्या था, यहाँ पे इस तरह का शासन था। नीचे सबसे क्या होता था, ग्राम, और ग्राम का जो शासन प्रणाली होती थी, जो उसका मुखिया होता था वो ग्रामणी कहलाता था। तो ये इनकी क्या थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था थी। उसके बाद क्या है, केंद्रीय प्रशासन में आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इसका परिचय क्या है, क्या परिचय में देखता हूँ। वैसे अभी हमने स्ट्रक्चर तो देख ही लिया, परिचय में आप लोग देखिए क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत भी लेके आया हूँ मैं, इसको भी मैं डिस्कस करूँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो संपूर्ण प्रशासन का जो प्रमुख होता था वो राजा ही होता था, और राजा की सहायता के लिए क्या होते थी, एक मंत्री परिषद होती थी। जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके लिए एक मंत्री परिषद होती है जो उनको सलाह भी देती है और उनको एडवाइज करती रहती है। और क्या होता है, प्रधानमंत्री भी अपनी वहाँ से सलाह लेते हैं। तो ऐसे राजा की सहायता के लिए आपके क्या होती थी, एक मंत्री परिषद होती थी और ये सलाह करके कार्य को आगे बढ़ाते थे। और जो मंत्री परिषद होती थी, इसके जो मुख्य आपके मंत्री होते थे, प्रमुख आपके जो मंत्री होते थे, वो आपके क्या होते थे, पुरोहित होता था एक, या फिर एक युवराज होता था, या फिर आपका क्या होता था, सेनापति होता था। ये लोग इनके क्या होते थे, मंत्री परिषद में प्रमुख मंत्री ये लोग होते थे। पुरोहित भी, युवराज भी और सेनापति थी। अब सेनापति की नियुक्ति क्या थी, ये परीक्षण के बाद होती थी। सेनापति की नहीं बल्कि इन तीनों की नियुक्ति जो होती थी एक विशेष परीक्षा के बाद होती थी, क्योंकि बिना क्वालिफाई करे यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य ऐसे तो संभलेगा नहीं। तो इसलिए प्रशासन व्यवस्था के लिए आपको परीक्षण तो करना ही पड़ेगा ना। अब इसके बाद जो आता है हमारा क्या है, यहाँ पे चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत, इसको एक बार समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट कि मौर्य काल अगर इतने दिनों तक सरवाइव कर पाया तो इस सप्तांग सिद्धांत की वजह से ही कर पाया था। तो क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसा कारण था इनमें। शरीर के 7 अंगों के समान थे ये। क्या, राजा जो था ये प्रमुख था, इसको हेड बोला गया, हेड बोले तो सिर यानी कि मस्तिष्क बोला गया था इसको। और अमात्य जो थे, अमात्य को आँख बोला गया था, जो कि मस्तिष्क के आपका नीचे का भाग होता है, उसको अमात्य बोला गया है। आई जो मतलब सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया करती थी। जनपद, इसको क्षेत्र बोला गया था। इनको क्या बोला गया था, फीट, फीट बोले तो पैर बोला गया था, क्योंकि आप पैरों से ही आपको कोई क्षेत्र आपको नापना पड़ता है।
दुर्ग आपकी क्या थी, बाएं। दुर्ग का मतलब होता है किला यानी कि मजबूती। तो ये सप्तांग सिद्धांत में 7 चीजें हैं। राजा, अमात्य, जनपद होना चाहिए, और आपका क्या, जनपद बोले तो क्षेत्र होना चाहिए। दुर्ग आपका क्या है, आपकी बाहें, आपकी मजबूती होनी चाहिए, आपकी क्या है, आप स्ट्रांग होना चाहिए, एक मजबूत आर्मी होनी चाहिए। और कोष आपका क्या, आपके पास धन, आपके पास इकोनॉमी, आपके पास क्या है, आपके पास सरवाइव करने के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका राजस्व बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास क्या है, गोल्ड और आपका क्या है, स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए। और उसके बाद आपका क्या है, सोना, सोना, सेना, सेना ये क्या है, सेना, सेना बोले तो ब्रेन, ब्रेन क्या है आपका, मस्तिष्क, ये आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता। आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये क्या है, शरीर के 7 अंगों के समान है। और मित्र आपका किस तरह से काम करता है, मित्र आपके कान की तरह काम करता है, ईयर की तरह। कोई भी मित्र आपको ऐसे काम करता है जैसे कि आपके कान, किसी भी बात को सुनना, ये मित्र, मतलब मित्र को माना गया है। तो ये 7 चीज़ें हैं सप्तांग सिद्धांत में, और एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और इन्होंने बहुत कुछ बोला है अपने इस सिद्धांत में कि राजा को ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, अमात्य होने चाहिए, दुर्ग आपके होने चाहिए, मित्र ऐसे होने चाहिए। और मित्र, इसमें एक चीज़ बताते हैं ये कि मित्र के बारे में इन्होंने एक बात बोली है। क्या बोली है कि चाणक्य का जो, देखिए चाणक्य बहुत, मतलब एक ऐसी नीति थी जिसको आप पढ़ेंगे तो बहुत, मतलब आप हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाएं, उसको ना समझ पाएं। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बोल देता हूँ कि इसमें जो मित्र बोला गया है कि मित्र, कभी भी इन्होंने बताया है कि 2 पड़ोसी मुल्क आपस में अच्छे मित्र हो ही नहीं सकते। हमेशा मित्र जो होता है एक मुल्क के दूसरे वाला ही मित्र होता है, पड़ोसी अभी कभी भी आपके क्या है, मित्र नहीं हो सकते। और ये बात आप अपने आप पर भी लागू कर सकते हैं कि आपका पड़ोसी आपका अच्छा मित्र नहीं हो सकता है। जैसे कि भारत देश का जो पड़ोसी आपका चाइना है, आपका पाकिस्तान है, तो जो भी पड़ोसी हैं आपके, ये आपके अच्छे मित्र हैं ही नहीं भारत के। आपका क्या है, आपका तो अमेरिका है या फिर रूस है, क्योंकि ये आपके पड़ोसी मित्र नहीं हैं। तो कभी भी 2 पड़ोसी राज्य यहाँ पे मित्र नहीं हो सकते, इन्होंने बोला था। तो ये चीज़ें हैं। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, मुख्य अधिकारी, जिनको क्या बोला जाता था, तीर्थ बोला जाता था। मौर्य साम्राज्य में जो मुख्य अधिकारी होते थे उनको तीर्थ बोलते थे, और जो तीर्थ होते थे इनको महापात्र भी बोलते थे, महामात्र बोलते थे। और इनकी संख्या आपकी बताई गई है 18, जिनमें से मैं कुछ प्रमुख ही लेके आया हूँ। और ये प्रमुख इतने प्रमुख हैं कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि आपको मैं पूरी PDF भी दे सकता था कि, लेकिन वो कोई काम के नहीं। आपको यह कभी पूछा जाएगा तो मुख्य अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता है, और उनकी संख्या कितनी थी, 18। तो ये आपसे पूछा जाएगा। अब जो मंत्री होते थे, अधिकारी क्या होते थे, मंत्री या अधिकारी, उनके कार्य क्या होते थे, ये प्रधानमंत्री। और जो आपका ये क्या बोलता हूँ मैं, पुरोहित होता था, इसका काम क्या होता, धर्माधिकारी होता था, मतलब धार्मिक कार्य करना इसका होता था। युवराज आपका जो राजा का उत्तराधिकारी होता था। और समाहर्ता राजस्व अधिकारी होता था। ये मतलब इनके क्या है, एक तरीके से डिटेलिंग है। समाहर्ता क्या होता है, राजस्व का अधिकारी, मतलब जो रेवेन्यू इकट्ठा करता था वो अधिकारी होता था। सन्निधाता एक आपका होता था, जो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, जहाँ पे आपका एक तरीके से कहता हूँ राजस्व इकट्ठा होता था, उसका अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा आपका क्या होता था, एक प्रदेष्टा होता था। और ये क्या होता था, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। फौजदारी जिसमें चोरी मतलब फौजदारी में आपकी क्या है, चोरी डकैती लूट हत्याकांड इस तरह के आपके जो मामले आते थे ये इसमें आपका होता था। और व्यावहारिक आपका क्या होता था, ये दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश आपका होता था ये आपका इसमें होता था। तो ये आपके क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, अधिकारी हैं जिनको तीर्थ बोला गया है या महामात्र बोला गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, कुछ अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष यहाँ पे बताए गए हैं, क्या अध्यक्ष हैं आपको दिखाता हूँ मैं। अध्यक्ष या इनको मजिस्ट्रेट भी बोला गया है। इनकी संख्या बताई गई है 27। और अध्यक्ष मंत्रियों के निरीक्षण में कार्य करते थे। ये जो अध्यक्ष होते थे ये इनके नियंत्रण में कार्य करते थे। और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी जो संख्या बताई गई है वो आपकी 27 बताई गई है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य की रचना है जिसमें बताया गया है ये। अब यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सीता अध्यक्ष आपका, इसको राजकीय कृषि का कार्य मिलता था। जो राजकीय कृषि होती थी उसको सीता अध्यक्ष कहते थे, उसका अध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष व्यापारिक जो कर होते थे उनसे संबंधित आपका होता था। और लक्षणा अध्यक्ष आपका क्या होता था, लक्षणा अध्यक्ष आपका टकसाल का अध्यक्ष, जहाँ पे
सिक्के डाले जाते थे, जहाँ पे आपकी मुद्राएं छपती थी, वो आपका वहाँ का अध्यक्ष आपका लक्षणा अध्यक्ष होता था। नबा अध्यक्ष एक होता था, ये पशु निरीक्षक होता था, कोई भी पशु बीमार है या पशुओं की देखरेख करना, तो उनका जो अध्यक्ष होता था वो आपका नबा अध्यक्ष होता था। एक आपका मुद्रा अध्यक्ष होता था जो कि राजकीय चिन्ह, मुद्रा व पासपोर्ट संबंधित आपके कार्य करता था। मतलब राजकीय चिन्ह क्या है ये डिसाइड कौन करेगा? मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा पासपोर्ट का आपका मैनेजमेंट ये करेगा। एक आपका आकरा अध्यक्ष होता था, ये खानों का अध्यक्ष होता था। खाने जहाँ से कोई भी मतलब कोई भी आपके खनिज पदार्थ निकलते थे, कहीं भी कोई आपका सोना, कहीं मतलब ये खदानें जो होती थी उनका अध्यक्ष होता था आपका कौन होता था? ये आपका आकरा अध्यक्ष होता था, आकरो लेता था आपके खानों को। एक आपका होता था पौतबा अध्यक्ष, ये नाप तौल तराजू का अध्यक्ष, मतलब एक तरीके से मेजरमेंट करना, कोई भी चीज़, कोई पैमाना, गल्ला कितना है, मतलब इस तरह के जो पैमाने बनाता था वो आपका पौतबा अध्यक्ष होता था। तो ये आपके क्या है? मुख्य अधिकारी और आपके मुख्य अध्यक्ष हैं आपके, जो कि 27 और अधिकारी आपके 18 हैं। आगे क्या है, यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम एक एक चीज़ को पढ़ रहे हैं ना। प्रांतीय प्रशासन ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट मैं लेके आया हूँ, मतलब इस तरह से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जिस तरह से मैं लेके आया हूँ। क्या है यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन में आपका क्या है? प्रांत 5 भागों में विभाजित होता था और यहाँ पे मैं लेकर भी आया हूँ। क्या है? और इसका जो प्रमुख होता था वो कुमार होता था या राष्ट्रिक या फिर आर्यपुत्र, बता चुका हूँ पहले ही। और यहाँ पे प्रांत को क्या बोला जाता था? चक्र बोला जाता था। यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, प्रांत को चक्र बोला जाता था। और सहायता के लिए मंत्री परिषद होती ही थी। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक आपका प्रांत क्या था? तक्षशिला, उसका जो आपका बोल सकता हूँ जो राज्यपाल था वो सुसीम था, और अवंती का आपका कौन था? अशोक था। ये आपके क्या, यहाँ पे दोनों राजकुमार थे। अब यहाँ पे प्रांत या चक्र, यहाँ पे इनकी राजधानी दी हुई है। जैसे कि उत्तरापद जो आपका प्रांत था उसकी राजधानी आपकी क्या थी? तक्षशिला थी। दक्षिणापद जो था वो आपका स्वर्णागिरी थी। अवंती राष्ट्र की आपकी उज्जैनी थी। प्राची या पूर्वी प्रदेश का आपका पाटलिपुत्र था। और कलिंग की आपकी राजधानी तोसली थी। तो आपको याद रखना है कि कौन से आपके क्या हैं, आपके क्या हैं प्रांत थे। तो 5 भागों में बांटा गया था, उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती राष्ट्र, प्राची या पूर्वी राष्ट्र या फिर कलिंग, ये आपके 5 आपके थे। अब यहाँ पे नगर प्रशासन को भी मैं लेके आया हूँ। नगर प्रशासन में आप लोगों को दिखाता हूँ कि जानकारी इसकी कहाँ से मिलती है। जो मेगास्थनीज की इंडिका है वहाँ से नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। और नगर प्रमुख आपका कौन होता था? एस्टिनो मोई जो होता था वो नगर का प्रमुख कहलाता था। और नगर प्रशासन में क्या था, यहाँ पे 30 सदस्य होते थे नगर के प्रशासन के लिए। और वो 30 सदस्य 6 समितियों में होते थे, मतलब 6 समितियाँ बना दी गई। एक समिति में 5 सदस्य डाल दिए, एक समिति के लिए 5 सदस्य। और वो समितियाँ क्या हैं आपकी? पहली समिति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी समिति, ये आपकी क्या है? 6 आपकी क्या है? समितियाँ हैं। तो पहली समिति क्या है? औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित थी। दूसरी आपकी विदेशी मामले देखती थी, फॉरेन मामले देखती थी। तीसरी आपकी जैसे किसी का जन्म हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु पंजीकरण ये आपका होना है, तो ये आपके क्या है वो देखती थी। चौथी आपकी कोई व्यापार तथा वाणिज्य का विनियमन करना। ये अलग अलग समितियां बना दी गई थी नगर में, मतलब कोई कहीं पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कहीं विदेशी मामले, कहीं पे व्यापार के लिए कुछ, मतलब होता है ना कि अलग अलग चीज़ें होती हैं नगर में, कहीं पे सफाई वाला चीज़, कहीं पे हॉस्पिटल, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। तो माल के निर्माण के कराना आपका 5वीं समिति, माल के निर्माण कराना, कोई भी सामान मैन्युफैक्चर होना है तो वो समिति उसका डिसाइडेशन करती थी। छठी समिति क्या करती थी? कर वसूलती थी, टैक्स रेवेन्यू आपका क्या है कलेक्शन करती थी। तो ये आपकी क्या है 6 समिति थी, जिनमें आपके क्या थे 30 सदस्य थे, एक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब यहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था भी थी और राजस्व व्यवस्था के कुछ स्रोत भी हम देखेंगे। गुप्तचर व्यवस्था का जो प्रमुख होता था वो आपका कौन होता था? सर्व महामात्य होता था, जो कि गुप्तचर का प्रमुख होता था। अब यहाँ पे जो गुप्तचर होते थे उनको क्या बोला गया था? गूढ़ पुरुष या सुबह बोला गया था। क्या बोला गया था? गूढ़ पुरुष या सुबह। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि गुप्तचर को मौर्य काल में क्या बोला जाता था, तो गूढ़ पुरुष या फिर सुबह बोला जाता था। और ये जो थे ये 2 प्रकार की संस्थाएं होती थी, उनके अनुसार काम करते थे। संस्था, ये संस्थाओं के माध्यम से कार्य करते थे। और जो संचरा वाले थे ये आपके भ्रमणशील आपके थे। संस्थाओं के माध्यम से मतलब कोई एक इंस्टीट्यूट ही आपका बना दिया कि आपका काम क्या है, एक इंस्टीट्यूट बना दिया। अब इंस्टीट्यूट
खुद तो चल के नहीं जाएगा, वहाँ पे आपका क्या है, कुछ अधिकारी बैठेंगे, वहाँ पे जो भी जानकारी आएगी वो राजा तक जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे थे जो संचरा थे, जो देख कर आते थे, घूम घूम कर आते थे और जानकारी लेकर आते थे कि राज्य में चल क्या रहा है, तो उनको संचरा बोला गया। यानी संचरा माने चलना ही होता है, तो भ्रमणशील आपके होते थे ये। तो ये आपके क्या होते थे, गुप्तचर। दो संचरा और संस्था आपके दो आपके मिले हैं, जिनको सुबह या गूढ़ पुरुष बोला जाता था। और राजस्व व्यवस्था आपके क्या था, आय का प्रमुख स्रोत था, और ये भू राजस्व आपकी थी। सबसे प्रमुख आपकी क्या थी, भू राजस्व से ही आपका रेवेन्यू सारा का सारा आता था। अब यहाँ पे आपकी भूमि, यहाँ पे भूमि से आता था, भूमि कर होता था, बिक्री कर होता था, अन्य कर भी होते थे। अब जो भूमि होती थी, भूमि को जो सीता भूमि थी वो सरकारी भूमि कहलाती थी, और भाग आपकी निजी भूमि को क्या कहते थे, ये लोग भाग कहते थे। और अदेव मात्रिक बिना वर्षा अच्छी फसलें, मतलब अदेव मात्रिक का मतलब समझ रहे हैं आप, अदेव मात्रिक मतलब जिसमें किसी देवता का कोई भी कर्तव्य नहीं है, बिना वर्षा के अच्छी फसल हो जाना, उसको अदेव मात्रिक कहते थे। भूमि कर मतलब जो भूमि के अनुसार जो कर मिलता था, मतलब राजस्व मिलता था, वो कितना था, तो कौटिल्य तो बताते हैं 1/6 था, और जो आपका मेगास्थनीज बताते हैं वो 1/4 बताते हैं। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। हालांकि एग्जाम में 1/6 1/4 आपको यही दिए होते हैं, जिसमें आपका सबसे जो सही होता है वो 1/6 होता है। तो आप इसको ज़्यादा वेरिफिकेशन करिएगा, क्योंकि ये बात कौटिल्य ने बोली है। बिक्री कर मूल्य का 10वां हिस्सा बोले तो 10%, मूल्य का 10वां हिस्सा बोले तो 10%, मतलब 100 अगर रुपए पड़े हैं तो 10 रुपये आपको क्या है, कर देना पड़ता था आपको सरकार को, यानी कि राजा को। अन्य कर भी थे, रज्जू कर जो कि भूमि की माप होती थी, भूमि के माप कराना है तो उस पर भी कर पड़ता था। बलि एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर भी आपका क्या है, ये राजा को ही मिलता था ना। विविध आपका एक कर होता, चारागाह, जो चारागाह होते हैं ना, उन पर भी एक कर पड़ता था, और उस कर को आपका क्या बोला गया था, विविध कर बोला गया था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी कि यहाँ पे अगर अकाल कहीं पड़ जाता था तो राजा थोड़ा बहुत राहत भी कर देता था, या छूट भी दे देता था कि आज आपका इस साल कुछ भी नहीं हुआ है तो आपको क्या है, कर नहीं देना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे थीं। अब सैन्य प्रशासन को एक बार देख लीजिए, अभी हम प्रशासन ही पढ़ रहे हैं। सैन्य प्रशासन में आपका क्या होता था, सबसे मुख्य आपका नायक होता था, और नायक क्या होता था, सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। जो भी सेना होती थी ना, उसका नेतृत्व तो कोई करेगा ही करेगा, तो उसके अधिकारी को नायक बोलते थे। अब जस्टिन ने इनके बारे में कुछ विवरण दिया है, और वो विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया, यहाँ पे 6 लाख सैनिक थे। कुल सैनिक कितने थे, 6 लाख सैनिक थे, और 50,000 अश्वारोही मतलब घुड़सवार आपके थे, 9,000 आपके हाथी थे, 8,000 आपके रथ थे। इतनी बड़ी, इतनी भयंकर, इतनी विशाल सेना थी मौर्यों की। इनको लुटेरों की सेना बोला था आपका जस्टिन ने। और जो पश्चिमोत्तर भारत पर क्या था, इनका पूरा का पूरा आपका क्या था, अधिकार था पश्चिमोत्तर भारत पर। पिलनी ने क्या बोला है, इसको भी देख लेते हैं। पिलनी ने भी क्या बोला है कि 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, यहाँ पे बोला है। उन्होंने 50,000 बोला, यहाँ पे 30,000 बोला। 9,000 हाथी थे, ये सारी बातें इन्होंने भी बोली। और सबसे बड़ा जो अधिकारी इसका होता था उसको सेनापति कहते थे। हालांकि नायक जो था वो सेना का नेतृत्व करता था, और जो सबसे बड़ा आपका अधिकारी था उसी को सेनापति कहते थे, यानी कि नायक को कहते थे। और इसका जो वेतन था वो 48,000 पण था। अब यहाँ से पण से आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ की जो मुद्रा थी ना वो पण थी। आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप याद रख सकते हैं कि इसकी मुद्रा पण थी, 48,000 पण थी। और अन्य अधिकारी भी आपके थे, जैसे कि आयुधगारा अध्यक्ष और आपका नभा अध्यक्ष। आयुधगारा मतलब जहाँ पे कुछ औजार बनते थे, जहाँ पे कुछ अस्त्र शस्त्र बनते थे, तो वो आपका क्या था, आयुधगारा अध्यक्ष होता था। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या था, मेगास्थनीज ने भी यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पर भी 6 समितियाँ थीं। मेगास्थनीज ने बताया कि सेना 6 समितियों में थी, और प्रत्येक में 5 आपके क्या थे, व्यक्ति थे। प्रत्येक समिति में 5 आपके लोग थे, विभाजित थे। तो यहाँ पे जो पहली समिति थी वो आपकी क्या है, नेवी की थी। मतलब यहाँ पे नेवी जल सेना भी होती थी। दूसरी आपकी सामग्री, यातायात और रसद की व्यवस्था, मतलब सेना के लिए भाई सामग्री भी तो होनी चाहिए, सेना कहीं लड़ने जा रही है तो उसके लिए आपको क्या है, सामान भी तो होना चाहिए। तो एक समिति वो होती थी, सामान, रसद, खाद्य की व्यवस्था करने वाले लोग। पैदल सैनिकों की व्यवस्था करती थी तीसरी समिति, पैदल जो सैनिक चलते थे उनकी व्यवस्था। चौथी समिति अश्वसेना, जो घोड़सवार होते थे उनकी लिए होती थी।
5वीं सम्मति गज यानी कि हाथी की जो सेना होती थी उसके लिए, और 6ठी सम्मति आपकी क्या है, रथ सेना के लिए होती थी। तो ये व्यवस्था करने के लिए आपकी सम्मतियाँ होती थी अलग अलग आपके क्या हैं उसके लिए। अब क्या है, इसमें न्याय प्रशासन देखना है। न्याय प्रशासन में जो सर्वोच्च न्यायालय होता था वो राजा ही सर्वोच्च न्यायालय होता था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता था वो आपका राजा। अगर राजा ने माफ़ कर दिया तो फिर आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रमाण, कोई भी आपका गवाह, कोई भी आपको दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और जो जनपद न्यायालय थे उनमें जो हेड होता था वो आपका रज्जुक होता था या राजुक होता था। ये अशोक द्वारा लगाए गए थे। कौन? अशोक द्वारा। और जो ग्रामीण आपका न्यायालय होता था वो ग्रामीणी ही होता था, यानी कि जो ग्राम का प्रमुख होता था वही आपका चीफ जस्टिस भी होता था। कठोर न्याय और दंड व्यवस्था भी यहाँ पे थी। अगर आपने कोई गुनाह किया है, कोई चोरी, कोई डकैती, कोई लूटपाट, तो आपको रेगुलर वहाँ पे क्या है, दंड की व्यवस्था थी। एकदम वैधानिक रूप से आपको दंड मिलता था। कौटिल्य ने क्या बोला है यहाँ पे, दो चीज़ें बताई। एक तो आपके धर्मस्थ आपके थे न्यायालय, जहाँ पे दीवानी, जिसमें धर्मस्थ व्यावहारिक होते थे, इसके अध्यक्ष होते थे। और जहाँ पे एक आपके क्या है, कंटक शोधन, जहाँ पे फौजदारी, इसका प्रदेष्टा आपका क्या होता था, हेड होता था। तो ये आपके क्या है, न्याय प्रशासन की व्यवस्था है, जिसमें आपका राजा सर्वोच्च होता था, जनपद में आपका राजुक और ग्राम में ग्रामीणी। तो ये बातें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मौर्यकालीन समाज को देख लेते हैं। क्या समाज था? समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। कौटिल्य ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल किया था। किसने? कौटिल्य ने, बोले तो चाणक्य ने, तथा अधिकार भी दिए। कौटिल्य ने क्या बोला था? शूद्रों को आर्य बोला था और उनको अधिकार भी दिए थे वो। कौटिल्य ने राजा को धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा। धर्मचक्र प्रवर्तक कहा, यानी सामाजिक व्यवस्था का संचालक किसको कहा? राजा को कहा। और मेगस्थनीज ने क्या बोला? भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया, और वो 7 वर्ग आपके ये थे, जैसे कि दार्शनिक इन्होंने बताया कि किसान भी थे, इन्होंने बताया अहीर भी थे, कारीगर भी थे, सैनिक भी थे, निरीक्षक भी थे और सभासद भी थे। ये इन्होंने 7 वर्ग बताए हैं। किसने? मेगस्थनीज ने। और स्त्रियों का पुनर्विवाह भी होता था, विधवा विवाह भी होता था, और नियोग प्रथा भी आपकी चल रही थी। ये नियोग प्रथा क्या होती है? मतलब कोई भी स्त्री अगर उसका पति नहीं है तो वो किसी के साथ भी अपना संबंध बना सकती थी। ये आपकी नियोग प्रथा थी। वो चाहे देवर हो या कुछ भी हो, उसके साथ उसका आपका क्या है, रिलेशन हो जाता था। गणिका, यहाँ पे गणिका शब्द का इस्तेमाल मिला है। गणिका आपको वेश्या को बोला गया था। और तथा स्वतंत्र रूप से जो वेश्या वृत्ति करती थी स्त्रियां, उनको रूप जीवा बोला गया। ये मतलब फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि जो स्त्रियां मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से आपका देह व्यापार करती थीं या वेश्यावृत्ति करती थीं, उनको रूप जीवा बोलता था। रूप जीवा क्यों? क्योंकि वो अपने रूप से अपना जीवन यापन करती थीं, अपने रूप को दिखाकर अपने रूप से अपनी जीविका चलाती थी, इसलिए उनको रूप जीवा बोला गया। शिक्षा का जो केंद्र था वो आपका तक्षशिला था। मौर्यकालीन शिक्षा का केंद्र आपका कौन सा था? तक्षशिला था। और ये आपका क्या है, यहाँ पे एक इमेज है जो वहीं की है शायद, तो वहीं की शायद क्या वहीं की है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था में देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या है, कृषि पर आधारित आपकी अर्थव्यवस्था थी टोटली। सर्वश्रेष्ठ जो फसल थी वो धान थी, सबसे बुरी फसल आपकी गन्ना थी, और सिंचाई आपकी काहे से होती थी? मंडल कूपों और रिंग बेल्स का प्रयोग होता था। तो इस तरह से आपकी क्या होती थी? सिंचाई होती थी। प्रमुख उद्योग यहाँ पे क्या थे? उद्योग क्या थे? मतलब ये अर्थव्यवस्था है जहाँ से लोग कमाते थे, खाते थे, एक तरीके से आपका रोजी रोजगार चलाते थे। सूत की कताई होती थी, बुनाई होती थी, रेशम उद्योग होता था। व्यापार वाणिज्य का सर्वोच्च अधिकारी पणयाध्यक्ष था। व्यापार और वाणिज्य का जो सबसे हेड होता था वो पणयाध्यक्ष था। वो सारा का सारा इसका व्यवस्था करता था, सारा का सारा उसकी निगरानी में चलता था आपका व्यापार। और 4 प्रमुख व्यापारिक मार्ग बताए गए हैं। एक आपका स्थल मार्ग है, एक आपका जल मार्ग है। इसमें 2-2 आपके मार्ग हैं, एक आपका उत्तरापथ और एक आपका दक्षिणापथ। ये आपके स्थल मार्ग हैं, बंगाल से पेशावर तक, और दक्षिणापथ आपका श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक। ये आपके क्या हैं? स्थल मार्ग। और कौटिल्य ने यहाँ पे जो जलमार्ग बताए हैं, जैसे कि भड़ौच या भृगुकच्छ से मथुरा तक, और आपका ताम्रलिपि या ताम्लुक से ये आपका बताया गया। ये आपके जलमार्ग हैं। कौटिल्य ने जलमार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। क्या बताया? कि ये सर्वश्रेष्ठ आपके क्या हैं? मार्ग हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आप लोग 2-3 बार इनको PDF से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने इनको डिजाइन किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में। और विनिमय का जो माध्यम है
चांदी के पंचमार्क आपके सिक्के पर्ण चला करते थे। और मापन की जो इकाइयाँ थीं वो आपकी द्रोण, अनाज मापन और आपकी क्या है निवर्तन भूमि, ये आपकी क्या थी, आपकी अनाज की कुछ इकाइयाँ थीं। अनाज की नहीं मतलब मापन की इकाइयाँ थीं, जैसे कि अनाज मापना है। द्रोण आपकी अनाज मापने के लिए होती थी। निवर्तन आपकी क्या थी, भूमि मापन की एक आपकी व्यवस्था थी। तो ये आपके क्या है अर्थव्यवस्था है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं दोस्तों, मुद्रा, मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा क्या थी, यहाँ की मुद्रा का प्रचलन यहाँ पे था। मुद्रा क्या थी, यहाँ पे राजकीय टकसाल का नियंत्रण। मुद्रा व्यवस्था क्या करती थी, राजकीय टकसाल करती थी। और इसका जो अध्यक्ष होता था वो लक्षणाध्यक्ष होता था। और राजकीय मुद्रा आपकी कौन सी थी, पर्ण थी। हालांकि और भी मुद्राएं हैं, मैं अभी दिखाता हूँ। और सिक्के जो थे जिनको आहार सिक्के बोला गया। और यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, उसको कवर करते हैं कि मुद्रा निर्माण और संचालन पर आपका क्या है, राज्य का एकाधिकार था। यानी कि मुद्रा का निर्माण केवल राजा करा सकता था और कोई नहीं। आज सिक्के भी यहाँ पे ढाले जाते थे। मौर्य काल में बड़ी संख्या में आज सिक्के मिले हैं जिन पे आपका सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प ये आदि प्रकार के आपके क्या मिले हैं, निशान मिले हैं। आदि प्रकार के आपके छापे मिले हैं। आदि प्रकार पे उनकी तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं गुदी हुई। और अर्थशास्त्र में एक चीज़ बोली गई है, विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। एक भयंकर मतलब विस्तृत आपकी मुद्रा प्रणाली की बात की गई है अर्थशास्त्र में। कौन से अर्थशास्त्र में, अरे भाई कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बात की गई है। अब यहाँ पे क्या है, विभिन्न सिक्के भी यहाँ पे देखने को मिले हैं, जैसे कि आपका पर्ण है, सुवर्ण है, करसापण है। ये सारी की सारी एक तरीके से मुद्राएं हैं। मासक, कांकड़ी, अर्ध कांकड़ी। सोने के सिक्के जो होते थे वो आपके निष्क और सुवर्ण होते थे। चांदी के सिक्के आपके पर्ण होते थे, करसापण होते थे, धरण होते थे, शतमान होते थे। ये आपके क्या होते थे, सिक्के होते थे। तांबे के सिक्के आपके मासक और कांकड़ी, ये आपको याद रखना है कि सोने के सिक्के निष्क और सुवर्ण होते थे। चांदी के पर्ण, करसापण, धरण और शतमान। और जो तांबे के मासक और कांकड़ी। अब यहाँ पे जो चांदी के सिक्के होते थे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। क्या है, जो चांदी के सिक्के होते थे जैसे कि पर्ण हुआ, आपका अर्धपर्ण हुआ, पाद हुआ, अष्टभाग हुआ, ये आपके चांदी के सिक्के होते थे। और तांबे के सिक्के को मास्क बोला जाता था, अर्धमासक बोला जाता था, कांकड़ी और अर्ध कांकड़ी आपका बोला जाता था। तो ये आप याद रखना। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा, तो उसमें यहाँ पे जो थोड़ा कांकड़ी अर्ध कांकड़ी सही से नहीं लिखा है वो भी आपको उसमें सही मिलेगा। अब मौर्यकालीन जो कला थी वो भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम सीधे सीधे क्या है आपके अभिलेखों पे चलेंगे और अभिलेख पढ़ा के फिर लेक्चर को एंड कर देंगे। तो कला क्या थी, राजकीय कला आपकी चंद्रगुप्त का महल जो था वो भी एक कला का ही नमूना था, शान और शौकत का अद्भुत नमूना था, जिसका मुकाबला ना तो मूसा ना ही एक बेतना ही कर सकते थे। ये मतलब क्या है, ये बहुत ही अच्छी क्या है कलाएं हैं, मूसा और एक बेतना। तो इनके बारे में बोला गया है कि इनकी मतलब इनका मुकाबला तो चंद्रगुप्त का जो महल था उसकी शान और शौकत का मुकाबला ये भी नहीं कर पा रहे थे। अब वर्तमान में जो पटना के निकट आपका मिला है, वहाँ पे एक चीज़ बोली है फायान ने, ये महल मानव कृति नहीं है बल्कि देवताओं की कृति है। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिला है, बताया है कि ये मानव का महल नहीं है, ये तो देवताओं का महल है, देवताओं द्वारा निर्मित है। और ये आप लोग इमेज में भी देखिए कितना शानदार आपका महल है। यहाँ पे देखिए, ये आप लोग देखिए, ये आपका पूरा का पूरा शहर मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आप लोगों को। तो ये मतलब पटना के निकट आपको मिला है, चंद्रगुप्त का महल है। ये पाटलिपुत्र आपका क्या है, नगर है। तो ये बात आप लोग याद रखना, ये क्या है, पाटलिपुत्र आपका नगर है, ये आपका चंद्रगुप्त महल का महल है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, अशोक के आपके क्या है यहाँ पे स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ आपके देख लीजिए यहाँ पे अशोक के स्तंभ। अब अशोक के जो स्तंभ हैं आपके क्या है, लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग हुआ है उनमें। अशोक के जो स्तंभ हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, देखिए ये आपका पिलर है, ये आपकी क्या है अशोक की लाट है, जो कि आपके आज मतलब जो कि राजकीय चिन्ह भी है हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह भी है हमारा। तो यहाँ पे जो पत्थरों का प्रयोग होता था वो लाल और बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। पालिशदार आपके स्तंभ मिले हैं, मतलब बड़ा उन पे क्या है एक तरीके से चिकनाई की गई है। और सारनाथ स्तंभ जो है, जो कि सारनाथ में ही है, सारनाथ स्तंभ लेख, ये वाराणसी आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वाराणसी के उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में वाराणसी में सारनाथ आपका पड़ता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब इसमें जो चीज़ें मिली हैं, क्या चीज़ें मिली हैं, इसके शीर्ष भाग को
सिंह चतुर्मुख कहते हैं। जो शीर्ष भाग है इसका उसको सिंह चतुर्मुख बोलते हैं। जिसमें क्या है सिंह चतुर्मुख क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है चार, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिले हैं, यहाँ पे जो आपको मिले हैं वो चार आपके क्या मिले हैं, शेर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चार शेर, चार शेर यहाँ पे क्या है, जैसे एक आपका इधर है, एक आपका ये है, एक आपका ये, और एक इसके पीछे में है वो उस तरफ को देख रहा है। और ये जिस तरफ से भी आप देखेंगे एक जैसा ही आपको प्रतीत होगा क्योंकि ये गोल बनी हुई है। और चार जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, शेर, हाथी, घोड़ा, बैल। जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका घोड़ा है, ये आपका हाथी है, और आपका एक बैल भी है जो शायद इसमें दिख नहीं रहा है। और ये 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी बना। मध्य भाग में आपकी क्या है, इसमें ये जो चक्र आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे ये चक्र दिख रहा है, इसमें आपकी क्या है 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है। और ये धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। धर्म चक्र परिवर्तन बोले तो लगातार आपको क्या है कंटिन्यू रहना है, लगातार तैयार रहना है, ये इसका मतलब होता है। अब हम अशोक के जो स्तूपाज हैं उनके बारे में देखते हैं। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपाज बनवाए थे। और परिभाषा क्या है, स्तूपाज को क्या बोलते हैं, बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शरीर के अवशेष। क्या है यहाँ पे याद रखिए, क्या है, बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में, मतलब या तो बुद्ध या फिर बौद्ध के जो संत हुए हैं उनके स्मृति में क्या है, उनके शरीर के अवशेष जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्तूपाज बोलते हैं। उनकी अस्थियां हुआ, दांत हुआ, प्रयुक्त आपकी कोई भी वस्तुएं हुई, उनको ही आपके क्या है, उन्हीं को लेके आपके क्या बना दिए गए, स्तूप बना दिए गए। और जो प्रथम आपका उल्लेख मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। क्या है, इसको एक ढेर बोला गया है। क्या इसका मतलब है आपका, इसका मतलब क्या है आपका, स्तूपाज का अर्थ क्या है इसका, ढेर, मतलब कोई भी एक ढेर, जैसे कि राख का ढेर, अस्थियों का ढेर, इस तरह से आपका बोल सकते हैं आप लोग। प्राचीनतम, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा वैसा, यहाँ पे प्राचीनतम जो स्तूप है पिपरहवा आपका स्तूप है। और जो आपका सांची का जो स्तूप है वो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी कि एमपी में। और जो प्राचीन स्तूप है आपका पिपरहवा वो आपका यूपी में पड़ता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे अशोक द्वारा निर्मित है, ये तो बात आपको याद रखना ही रखना है। 1818 में टायलर द्वारा इनकी खोज होती है, किनकी, अशोक स्तूपाज की। और इनमें 3 स्तूप हैं, जैसे कि आपका एक महास्तूप है, भगवान बुद्ध के अवशेष। पुष्यमित्र शुंग ने वेदिका को पत्थर का बनवाया था। हालांकि ये पुष्यमित्र शुंग जो है ना, ये जो 84,000 स्तूप जो बनवाए थे इनको तुड़वाएगा अभी, लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इसने क्या है, महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं, पुष्यमित्र शुंग ने वेदिका को पत्थर का बनवा दिया था। पहले की लकड़ी की थी, फिर इसने पत्थर का बना दिया था। और जो काला स्तूप है ये अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। जो अशोक के टाइम पे कुछ धर्म प्रचारक थे, जैसे मज्जान्तिक थे, मंजिम थे, और उसके बेटे थे, उसकी बेटी थी, तो उनके अवशेष हैं। तीसरा आपका स्तूप क्या है, सारीपुत्र महामोद गलायन के अवशेष यहाँ पे मिले हैं देखने को। ये आपको यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पीडीएफ में जो मिलेगा वो बिल्कुल सही तरीके से देखने को मिलेगा। तो बेफिक्र रहिएगा कि आपको कुछ भी डाटा आउट नहीं मिलेगा। ये इस तरह से आपकी इमेज होती थी आपकी, क्या इस तरह का आपको क्या है, एक ढेर जैसा दिख रहा है ना। अभी यहाँ पे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आपके क्या है, स्तूप थे। ये भरूच का स्तूप है जो कि बहुत फेमस है और ये बहुत पूछा जाता है। भरूच का स्तूप आपका क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। अशोक ने इसकी नींव रखी थी और पुष्यमित्र शुंग ने इसको पूर्ण करवाया था। तो ये बात आप याद रखना। हालांकि मैं बता चुका हूँ ये स्तूपों को तोड़ने वाला होगा आपका कौन, पुष्यमित्र शुंग, लेकिन फिर भी इसने बहुत से स्तूपाज का निर्माण भी कराया है। और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको खोज लिया था। कब, 1873 में। और इसमें जो प्रयोग हुआ है वो आपका लाल बलुआ पत्थर का हुआ है। और ये आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका इस तरह का आपका क्या है, स्तूपाज है। ये आपका गेट है यहाँ पे इसका। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्तूप की संरचनाएं पढ़ लेते हैं। क्या स्तूप की संरचनाएं क्या है, यहाँ पे एक अर्धवृत्ताकार मिट्टी के आकार का आपका क्या है, गोलार्ध होता था। ये क्या है आपका, गोलार्ध है, मतलब पूरा गोला नहीं है, आधा गोला है, पवित्र सामग्री के जैसा। इसको अंड कहते हैं। इसमें जो पवित्र सामग्री होती थी उसको अंड कहते थे। और यहाँ पे क्या है, मैंने मतलब जो
हालांकि मेरी जो पीपीटी बनी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जब मैं मोबाइल में इसको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती थी जिसे हार्मिका बोलते थे। क्या बोलते थे उसे? हार्मिका बोलते थे। ये आपकी क्या है? अंड के ऊपर ये आपकी क्या है? छज्जे जैसा। ये आपका क्या है? ये आपका, इसको हार्मिका बोलते हैं। और हार्मिका से आपका मस्तूल निकला था। यहाँ पे क्या है? हार्मिका से ही आपका क्या निकला था? मस्तूल निकला हुआ था ये। अब इसको जिसे क्या बोलते थे? यत्री बोलते थे। यहाँ पे लिखा है यत्री। और यष्टि पर 3 छत्रियाँ होती थी। यहाँ पे 3 छत्रियाँ भी होती थी। ये आपको क्या है? यहाँ पे छत्रियाँ दिख रही होंगी। नहीं भी दिख रही हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चारों तरफ घूमने के लिए आपका ये देखिए, आप यहाँ पे चारों तरफ घूमने के लिए आपकी क्या है? यहाँ पे ये आपकी क्या है? चारों तरफ घूमने के लिए थोड़ी सी बाउंड्री है जिसको प्रदक्षिणा पथ बोलते थे। संपूर्ण संरचना के बाहर एक वेदिका होती थी। ये आपकी लकड़ी की आपकी क्या है? वेदिका। इसी को क्या है? उसने पत्थर का बनवा दिया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और यहाँ पे जो तोरण था उसको प्रवेश द्वार को तोरण बोला गया था। जैसे कि ये आपका क्या है? द्वार है तो इसको तोरण बोला गया है। ये आपकी क्या है? वेदिका है। ये आपकी जो बीच में जो चीज़ है, ये पट्टी किनारे किनारे, इसको मेघ ही बोला गया है। क्या है? मेधी बोला गया है। तो ये चीज़ें इसमें थी। हालांकि इतनी चीज़ें आपको नहीं याद रखना है। क्या कि आपके स्तूपाज क्या थे आपको याद रखना है। उनकी डेथ के बाद जो अस्थियाँ बचती हैं उन्हीं को बना के स्तूप बनते थे। अब स्तूप की जो विशेषताएं थी, इसमें अंड होता था, शांति का प्रतीक होता था, सामग्री पवित्र होती थी इसकी। हार्मिका देवताओं का घर या पवित्रता का प्रतीक। वेदिका आपकी क्या होती थी? स्तूप के चारों ओर, चारों तरफ बना हुआ घेरा। ये पवित्र भूमि का प्रतीक है जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती है। छत्र आपका क्या होता था? ये आपका छत्र एक चीज होती थी क्या? बुद्ध के विचारों या शिक्षाओं का प्रतीक। श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक आपका होता था। अब तोरण जो होता था आपका क्या होता था? ये आपके स्तूप के चारों ओर बने प्रवेश द्वार को तोरण कहते थे। चारों दिशाओं में बुद्ध के उपदेश फैलाने का ये संदेश बताते थे। क्योंकि चारों तरफ दरवाजे होते थे, इसका मतलब क्या है? बुद्ध के उपदेश चारों तरफ फैल रहे हैं। बस अब हम आ चुके हैं अपने क्या है? अशोक के अभिलेख पर। तो अशोक के अभिलेख पर हम आ चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कि कितनी लंबी क्लास हो चुकी है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि क्लास लंबी हो, तो यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे अशोक के अभिलेख से। तो मिलना हमें अपनी नेक्स्ट क्लास में, हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।